बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। लेक्चर नंबर 1 आज हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बैक्टीरिया का। चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए बैक्टीरिया, जिसको हमने अपनी क्लासेस में स्टार्ट किया था, और क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की हमने डिस्कस की थी डिफरेंट तरीके से, कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, हम किस तरह बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की बेस पर बैक्टीरिया को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया अपनी खुराक जो है वो किस तरीके से बनाते हैं या किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को बनाने के लिए किसी मुख्तलिफ डेड, लिविंग या किसी और रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे, वो कहलाएंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की हुई हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो मीन केमिकल्स एंड फोटो मीन लाइट। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक। दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोल कार्बन सोर्स। कार्बन सोल मतलब अकेला और अहम जो सोर्स होगा, वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो इनको कार्बन मिलेगी उसमें से, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, मुख्तलिफ सोर्सेज की जरूरत होगी न्यूट्रिशन के लिए। तो उसमें अगर कार्बन की जरूरत है तो दे विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। Heterotroph, they are unable to manufacture their own food and hence they are dependent on the external source. Now what are the external source? External source में हमारे पास 3 आ जाएंगे, parasites, saprotrophic and symbiotic. Same definitions जो हमने फंजाई को जब क्लासिफाई किया था तो लिखी थी, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बियोटिक। वो तीनों सेम डेफिनेशंस इसके अंदर आप लिख सकते हैं। कि पैरासाइटिक, वहां हमने लिखा था फंजाई, कि ऐसे फंजाई जो अपनी खुराक को किसी लिविंग होस्ट से हासिल करते हैं, किसी जिंदा चीज से हासिल करते हैं। यहां लिखेंगे ऐसे बैक्टीरिया, द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम या विच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट। सैप्रोफाइटिक, दोज विच obtain their nutrition from non-living host, and symbiotic, those which obtain their food by having a association or relationship which may be useful, which may be harmful. सेम वही तीनों डेफिनेशंस आप लोगों ने इसमें लिखनी है जो हमने फंगल क्लासिफिकेशन जब की थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें लिखी थी। ये आप लोग खुद लिखेंगे तीनों डेफिनेशंस, क्योंकि हम बहुत डिटेल से इनको पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों डेफिनेशंस यहां लिखी हुई हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ को कैसे आप मॉडिफाई करेंगे?
they synthesize or prepare their food by using chemicals, and photoautotroph, they prepare their food by using sunlight. क्लियर हो गया? तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. दो तरह से है, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद बनाएंगे, विच कैन मेक देयर ऑन फूड बाय देमसेल्व्स, और वो जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. Then the classification on the basis of gram staining. Classification on the basis of gram staining. Staining का मतलब क्या होता है कि कलर का रह जाना. ठीक है, अगर तो कहीं पर स्टेन है, कलर है, धब्बा है, तो हम उस बैक्टीरिया को क्या नाम देंगे, कैसा कलर है, उसकी बेस पर हम इन बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलहदा करते हैं, सेपरेट क्लास में रखते हैं. ठीक है, और इसकी दो क्लासेस हम बनाएंगे, दैट विल बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होंगे? द बैक्टीरिया दैट अपीयर पर्पल आफ्टर ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग करने के बाद वो बैक्टीरिया जो पर्पल कलर देंगे, दे विल बी ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, हम एक डाई होगा, क्रिस्टल वॉयलेट कलर होता है, जिसको हम स्टेन के तौर पर यूज करते हैं. अगर तो बैक्टीरिया वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर ले आते हैं, वो वॉयलेट कलर अगर तो बैक्टीरिया पर आता है, दे विल बी ग्राम पॉजिटिव, और अगर उन पे नहीं आता तो दे विल बी ग्राम नेगेटिव. दे विल बी ग्राम नेगेटिव. फ्रीक्वेंटली कॉज डिजीजेस दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स. ग्राम पॉजिटिव ऐसी बीमारियां की वजह बनते हैं जो कि ट्रीट नहीं हो सकती एंटीबायोटिक से. और इसकी रीजन क्या है कि इनके अंदर एक बहुत थिक मल्टीपल लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की. पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक थिक लेयर होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को सेफ करके रखते हैं और एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर असर नहीं होता. ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से. पर्पल कलर होता है इनका. स्ट्रेप्टोकोक्साई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस है, तो ये सारी जो है बैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव हैं. ग्राम नेगेटिव में हमारे पास डीकलराइज्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट डाई. फिर हम एक और इनके ऊपर कलर करते हैं. देन जब हम काउंटर स्टेन इनके ऊपर डालते हैं, मे बी आयोडीन, ये हम आगे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह हम इनको अल्कोहल के साथ स्टेन करते हैं, कलर कैसे हम इनके ऊपर डालते हैं, वो सारा प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे स्टेनिंग में. तो काउंटर स्टेन जब करते हैं इसको, तो दे गेट पिंक और रेड कलर. डिजीजेस आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड वगैरह, तो दे आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं. इन बैक्टीरियाज के अंदर थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होती. सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक हो गया. तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये कलर आप अगर देखें इनका, तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव जो है ये इस तरह का क्रिस्टल वॉयलेट कलर देते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव पर जब ये क्रिस्टल वॉयलेट कलर, यही वाला कलर डाला जाता है, तो वो कोई कलर नहीं देते. फिर एक और स्टेन उनके ऊपर हम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कैसा कलर आता है, पिंक और रेडिश शेड में जो है वो कलर आता है. और क्रिस्टल वॉयलेट को समटाइम जो है वो ब्लू के साथ कंपेयर किया जाता है, डार्क ब्लू स्टेन. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है. अगर हम कलर से देखें तो स्टेन में अगर हम पॉजिटिव को लेंगे तो वो रिटेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट को, बरकरार रखते हैं क्रिस्टल वॉयलेट को, जबकि ग्राम नेगेटिव लूज देयर क्रिस्टल वॉयलेट डाई. ग्राम पॉजिटिव रिटेन crystal violet dye, but gram negative loses crystal violet dye. ठीक हो गया. इसके बाद
क्लासिफिकेशन के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किस तरह करता है, उसकी रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के जरिए होती है। दिस इज अ डिवीजन ऑफ वन बैक्टीरियम इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय बाइनरी फिशन। दैट मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ बाइनरी फिशन का प्रोसीजर है जिसके जरिए होती है। 1 से 2 में, बाई मतलब 2, बाइनरी मतलब 2 में तब्दील होना, फिशन मतलब टूट जाना। The resulting daughter cells are in identical to the mother cells. Obviously जो मदर सेल होगा सिंगल बैक्टीरियम जिससे 2 बने हैं, तो वो जो सिंगल बैक्टीरियम है बाकी नए बनने वाले बैक्टीरिया के सेल्स भी उसकी तरह ही होंगे। Hence local doubling of bacterial population occurs. लोकल डबलिंग मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये डबलिंग होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक बैक्टीरिया का सेल है, रिप्रोडक्शन हुई है, 2 एलोंगेशन हुई, फिर उसके बाद डीएनए जो है वो सेपरेट हुए, साइटोप्लाज्म सेंटर में से सेपरेट हुआ, सेल सेपरेट हो गए। ईच डॉटर सेल रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये बाइनरी फिशन का प्रोसीजर परफॉर्म होता है बैक्टीरियाज के अंदर। आपके नोट्स में भी डायग्राम बनी हुई है, सेम है, बस यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है इन चीजों को कि ये चीजें क्या हैं जो रिप्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक हो गया, बाइनरी फिशन। देन बैक्टीरिया की ग्रोथ जब हो रही होती है तो कौन कौन से फेजेस जो हैं वो इसमें एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ में कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस तरह से ये ग्रो करता है, बढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले है कि इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जब ग्रोथ होगी तो नंबर बढ़ेगा, ग्रोथ होगी तो नंबर बढ़ेगा। किस तरह से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन, इन चीजों की वजह से बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ जो है कम या ज्यादा हो सकती है। 4 डिफरेंट फेजेस हैं, 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। द फर्स्ट वन इज लैग फेज। ये कैपिटल में ही लिखेंगे आप, LAG, लैग। द बैक्टीरिया प्रिपेयर फूड द बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन। जो बैक्टीरिया है वो खुद को तकसीम होने के लिए, डिवाइड होने के लिए पहले प्रिपेयर करेगा। देन उसके बाद फेज आएगा लॉग फेज का, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। पहले में प्रिपेयर करेगा, दूसरे में ग्रो करेगा, थर्ड वन आएगा फिर एक स्टेशनरी फेज होगा जिसमें बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द डेथ रेट, कि जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया डाई कर रहे हैं। ठीक है, जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतने ही बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं। डेथ और डिक्लाइन फेज, जिसमें डेथ रेट ज्यादा होगा और मल्टीप्लिकेशन रेट कम होगा। किस तरह से होगा ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ है जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ। देन लॉग फेज, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, 2, 4, 8, 16 जो भी हमारा नंबर बैक्टीरिया का बन रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जब बैक्टीरिया जितने बन रहे हैं उतने ही डाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, स्टेशनरी फेज, रुका हुआ फेज, कि अगर 2 बन रहे हैं तो 2 डाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक फेज आएगा जिसको हम कहेंगे डेथ या डिक्लाइन फेज। एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है वो होता है कि एक्सपोनेंशियल मतलब बढ़ रही हैं चीजें। जो डेथ फेज होता है दैट मीन्स कि कमी हो रही है, डिक्लाइन मतलब कमी हो रही है। तो इसमें डेथ रेट ज्यादा होता है
और जबकि जो मल्टीप्लिकेशन यानी जो बन रहे हैं बैक्टीरिया उनका रेट कम होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक ग्राफ है जो आप ड्रॉ करेंगे जब आप रिप्रोडक्शन के बारे में और ग्रोथ के बारे में लिखेंगे। ठीक हो गया। द नेक्स्ट इज द anatomy of the bacteria, cell structure of the bacteria। ये डायग्राम आपने एज इट इज बनानी है, एज इट इज ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपके नोट्स में भी बनी हुई है, बेशक आप उसको ड्रॉ कर लें। ये थोड़ी सी क्लियर थी, इसको बनाना आपके लिए इजी होगा, लेबल करना इजी होगा, दैट्स वाई मैंने ये वाली डायग्राम रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपके नोट्स वाली डायग्राम भी है, बेशक आप वो बना लें, आप ये बना लें, दोनों सेम है। इसमें आप सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियोइड है हमारे पास, सेल वॉल है, कैप्सूल है, प्लाज्मिड है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, 70S राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस हैं, ग्लाइकोजन है, जो हमारी इनके अंदर स्टोर होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। देन अटैचमेंट पिलाई हैं, यानी एक बैक्टीरिया के सेल को किसी चीज के साथ जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे। आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहेंगे। फ्लैजेला है जो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर भी, ये अब क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, फिर उसके बाद ये पाइलस पिलाई जिसको कहा है, ये इस तरह से ये पिलाई जो है ये सारे मौजूद होते हैं सरफेस के ऊपर। फिर ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। फिर इंक्लूजन बॉडीज मतलब ये स्मॉल स्मॉल बॉडीज, ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। फ्लैजेला मूव करवाने के लिए होता है। देन प्लाज्मिड होता है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। फिर सेल वॉल के ऊपर आप देख सकते हो कैप्सूल है, या आप देख सकते हो एक लेयर को 3 में डिवाइड किया है। सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर उसकी कवरिंग सेल वॉल, फिर उसके ऊपर एक और लिपिड की कवरिंग जिसको कैप्सूल कहा है। ये आप देख सकते हो, इनकी डेफिनेशंस हैं। सेल वॉल गिव्स शेप एंड प्रिवेंट ऑस्मोसिस फ्रॉम बस्टिंग ऑफ सेल। ऑस्मोसिस से बचाता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादती नहीं होने देता। कैप्सूल सेल को सराउंड मतलब सेल के गिर्द फैला हुआ होता है। क्रोमोसोम्स दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज नहीं होते। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज नहीं होते, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। फ्यू जीन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कुछ जीन्स मौजूद होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, कैरेक्टर्स देते हैं, ट्रेट देते हैं। तो ये एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें अब ये मुख्तलिफ आपने देख लिया कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये डेफिनेशंस हैं, एज इट इज़ आपने ये डेफिनेशंस लिखनी है। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस हैं जिसमें ये आप देख सकते हैं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, रेगुलेट द केमिकल्स गोइंग इन और कमिंग आउट फ्रॉम द सेल। सेल से अंदर और सेल के बाहर जो हैं वो केमिकल्स के एंट्री को और एग्जिट को देखते हैं, गोइंग इन और कमिंग आउट। सेल वॉल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। सेम वही चीज जो हमने पीछे पढ़ ली। व्हाट इज साइटोसोल? अ फ्लूइड इनसाइड द सेल that has chemicals and cellular components, यानी कि ऑर्गेनेलीज इन द सेल। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं और जो केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे साइटोसोल में, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, उसके अंदर मौजूद होती हैं। What is DNA? The genetic material that organized into one or more chromosome. क्रोमोसोम की फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो मौजूद है, कोई प्रॉपर न्यूक्लियोइड नहीं है इसमें,
Ribosomes are the organelles that lay the membrane and help the cell in building the protein. अब मेम्ब्रेन नहीं है, हमने यही पढ़ा, having no membrane bounded nucleus in prokaryotes. Some bacteria also have capsule. कैप्सूल किससे बना होगा? पॉलीसेकेराइड की लेयर होगी जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसको और हिफाजत देगी, कैप्सूल कहलाएगा. ठीक है. फ्लैजेला, अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. क्या है? हेयर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मोटिलिटी में, सेल की मोटिलिटी में मदद करता है, सेल को मूव करने में मदद करता है. किससे बनी होती है? ये प्रोटीन से बना हुआ होता है. हेलिकल प्रोटीन, स्प्रिंग नुमा जो प्रोटीन है स्ट्रक्चर में, उससे बना हुआ होता है. अटैच टू द बेसल बॉडी फॉर रोटरी मूवमेंट, यानी उसको रोटेट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए ये मौजूद होता है. व्हाट इज एंडोस्पोर? इट इज अ डोरमेंट ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस टू सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. इसकी हमें जरूरत नहीं है. ये एंडोस्पोर यानी कि एनवेलप है. कुछ बैक्टीरियाज के अंदर आउटर कवरिंग होती है, कैप्सूल के ऊपर भी एक और कवरिंग होती है जो लिपिड और प्रोटीन से, लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होगी. दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर और एनवेलप. ठीक हो गया. तो एनाटॉमी में आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ये जो डेफिनेशंस हैं दोनों, ये सारी आप डेफिनेशंस लिखेंगे, तो आपकी एनाटॉमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. देन हमारा जो सेकेंड पोर्शन है बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, दैट इज द कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया कि कल्चर मीडिया क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है इसको बनाने की. तो कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो मटेरियल हम बनाते हैं, वो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहलाता है कल्चर मीडिया. कुछ टर्म्स हम आगे यूज करेंगे. स्टीराइल वर्ड यूज होगा, दैट मीन्स कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद ना हो. इनओक्युलम की बात करेंगे, जिसका मतलब होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इनटू द मीडियम. ये जो हम न्यूट्रिएंट वाला मीडियम, कल्चर मीडियम बनाएंगे, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं ताकि वो इन न्यूट्रिएंट्स को खाकर, यूज करके बढ़ें, ग्रो करें. कल्चर क्या होगा? द माइक्रोब्स ग्रोइंग इन और ऑन द कल्चर मीडियम. समटाइम सरफेस पर, समटाइम सरफेस के नीचे, यानी पूरे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर वो ग्रो कर जाते हैं. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है. 3 इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें हम देखेंगे कि मीडिया 3 तरह का होगा. सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और इसके अलावा सेमी सॉलिड होगा. ठीक है. दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि फिजिकली सॉलिड हो सकता है, फिजिकली वो लिक्विड हो सकता है, फिजिकली वो सेमी सॉलिड हो सकता है. ठीक है. इसमें टाइप्स हैं कि सबसे पहले 2% एगर होता है इनमें. ठीक है. अब एगर क्या होता है ये हम आगे चल के देखते हैं. कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, पिगमेंटेशन, हीमोलाइसिस, ये चीजें सॉलिड मीडिया को जब हम बनाते हैं, इन चीजों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट एगर और ब्लड एगर, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड मीडिया जो हम बनाते हैं. लिक्विड में कोई एगर यूज नहीं होता. फॉर इनोकुलम प्रिपरेशन, ब्लड कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर. और एग्जाम्पल में हमारे पास है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ये जो हम बनाते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, दिस इज द फॉर इनोकुलम, यानी वो जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने होते हैं उसके लिए, ब्लड कल्चर के लिए और कंटिन्यूस कल्चर के लिए. सेमी सॉलिड में 0.5% एगर होता है और ये मोटिलिटी मीडियम है. मूव करवाने के लिए मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट होती है, उसको चेक करने के लिए हम सेमी सॉलिड मीडिया बनाते हैं. ठीक हो गया. तो ये कुछ जस्ट जनरल सा डिस्क्रिप्शन था मीडिया के बारे में. कल नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर में डिस्कशन होगी वो इसी टॉपिक पर होगी, अबाउट द कल्चर मीडिया. डिफरेंट तरह से हम इसको क्लासीफाई करेंगे. फिजिकल स्टेट की बेस पर आज हमने किया, इसकी डिटेल हम दोबारा देखेंगे.
फिर केमिकल कंपोजिशन की बेस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन यानी इसके इस्तेमाल को देखते हुए हम इसको क्लासिफाई करेंगे। 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। देन हम देखेंगे कि इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इसकी टेक्निक्स यानी इसके तरीके कौन कौन से हैं जिसके जरिए हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये लेक्चर आपने ठीक से नोट करना है, सही से नोट करना है, हर चीज़ प्रॉपर आपने मेंशन करनी है, लिखनी है सारी चीज़ें। ठीक है? और नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर हम कोशिश करेंगे ये अगले 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कवर हो जाए। आगे मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं है, प्रैक्टिकल की प्रोसीजर की चीज़ें हैं सारी, एज इट इज़ आपको लिखवा दी जाएंगी, उसी तरह से आपने इनको लिखना है। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है? ग्रुप के अंदर मैस क्रिएट नहीं करेगा कोई भी बच्चा, जिसका जो क्वेश्चन है वो सेपरेट पूछ लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, बस ग्रुप में आप लोगों ने मैस क्रिएट नहीं करना। ठीक है? और अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना है ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं और कितने बच्चों ने लेक्चर को नहीं सुना। आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आप सुने लेक्चर को या ना सुने। ठीक हो गया बच्चे? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।